हेलो फ्रेंड्स। आपने कभी सोचा है कि इक्विटी बॉन्ड्स और कमोडिटीज से अलग पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज की डिज़ाइन क्यों होती है? और साथ ही पावर ट्रेडिंग के लिए अलग एक्सचेंज भी होता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पावर की ट्रेडिंग एनएससी बीएससी और एमसीएक्स में भी किया जाए? आखिरकार गवर्नमेंट पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज के लिए लगातार नए नए रूल्स और रेगुलेशंस क्यों ला रही है? लगातार नए नियम और पुराने नियम में बदलाव लाने से पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि आईएक्स और पीटीसी इंडिया के शेयर्स बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए। क्या ऐसे में इन सारे शेयर्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना सही है? क्या एनर्जी पर यूनिट के कंपैरेटिव प्राइस डिस्कवरी से देश का जीडीपी में क्वांटम जंप आ सकती है? न जाने कितने सवाल एक महीने के अंदर मुझसे पूछे गए। मैं सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करूंगा। साथ ही हम आज इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी पावर एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईएक्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और साथ में पीटीसी इंडिया की भी एनालिसिस करेंगे और एक अनलिस्टेड कंपनी हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आईएक्स का नया कंपटीटर है। तो अब हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत सबसे पहले कैलिफोर्निया में 90 के दशक में हुई। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर एक्सचेंज यूरोपियन यूनियन पावर एक्सचेंज है। दुनिया के लगभग सारे डेवलप्ड कंट्री कहीं ना कहीं सारे कमोडिटीज एनर्जी सोर्सेज को ओपन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कालाबाजारी स्पेसिफिक मोनोपोली को खत्म किया जा सके और कंपिटेटिव प्राइस डिस्कवरी से देश का जीडीपी ग्रोथ में काफ़ी मदद भी मिल सके। हमारे देश में पेट्रोलियम फ्यूल के प्राइसेस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी के वाइटल और हाई ग्रेड कंपोनेंट जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर प्राइस को ट्रांसपेरेंट और डिजिटल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए कंपिटेटिव प्राइस डिस्कवरी करके प्राइस को जेन्युइन रख सकते हैं, जिससे पूरा देश का प्रोडक्शन में नया मोड़ आ सके और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जल्दी पूरा हो सके। और इसी वजह से गवर्नमेंट बार बार सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए नए नए रेगुलेशंस लेके आ रही है, जिससे सिस्टम्स के लूपहोल को दूर किया जा सके और प्राइस और लिक्विडिटी को सही से मैनेज किया जा सके। लेकिन हमारे माइंड में फिर एक सवाल आ सकता है कि गवर्नमेंट को बार बार ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक बार पूरा सिस्टम को स्टडी करके एक ही बार में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इससे आईएक्स और पीटीसी के शेयर लगातार ऊपर नीचे ना हो और इन्वेस्टर्स का भरोसा बना रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब हम पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज को समझते हैं और इसके कॉम्प्लेक्स डिजाइन की वजह को समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम ज़्यादा देर तक पावर ग्रिड में स्टोर करके नहीं रख सकते, इसीलिए इसका जनरेशन और कंजम्पशन इंस्टेंटली किया जाता है ताकि रियल टाइम बेसिस पे इसमें बैलेंस किया जा सके। और रियल टाइम बैलेंसिंग की वजह से इसका मार्केट डिज़ाइन कैपिटल मार्केट डिज़ाइन से बिल्कुल अलग है। एनर्जी मार्केट ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट से कहीं ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होती है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के इक्विलिब्रियम को डिसबैलेंस करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम डिमांड साइड देखें, जिसे हम बायर साइड भी कहते हैं, यहाँ कंजम्पशन लोड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेदर और इन्फ्लेशन पे डिपेंड करती है। और वही सप्लाई साइड देखें तो यहाँ पर ये पावर जनरेशन, फ्यूल प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और फिक्स प्राइस पे डिपेंड करती है। इतना ही नहीं, एक्चुअल क्लियरिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रांसमिशन ग्रिड, नेटवर्क ऑफ हाई वोल्टेज और सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए सबस्टेशन। जब इतने सारे फैक्टर्स ट्रेडिंग प्राइस और वॉल्यूम को इम्पैक्ट करते हैं तो मैनिपुलेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसी वजह से प्राइस और वॉल्यूम को स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट कपलिंग को नया रेगुलेशन में ऐड किया है। इससे पार्टिसिपेंट्स को बेनिफिट तो होगा, लेकिन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जैसे कि आईएक्स को फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। इस वजह से आईएक्स का शेयर बहुत ही कम समय में 245 से 160 तक आ गया और पीटीसी इंडिया के शेयर भी टॉप से 35% तक लुढ़ गए। मार्केट कपलिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां सारे पावर मार्केट को इंटीग्रेट किया जाएगा और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट कपलिंग के आने से शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट खराब हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आईएक्स में लिक्विडिटी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बीएससी के ऑनलाइन होने से पहले एनएससी के रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहे थे। लेकिन अचानक बीएससी जब ऑनलाइन हुआ तो इसका कोई इम्पैक्ट डायरेक्टली एनएससी पे नहीं पड़ा। उसी तरह ईवी के आने से लुब्रिकेटिंग ऑयल कंपनी जैसे कि टाइड वाटर और कैस्ट्रोल के रेवेन्यू में कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आया। हालांकि शेयर्स में इम्पैक्ट आया और शेयर्स काफ़ी पिट गए। लेकिन अभी जब हम रेवेन्यू देखते हैं तो ईवी के आने से कोई खासा अच्छा खासा ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ठीक वैसे ही अनलिस्टेड कंपनी हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के आने से मार्केट कपलिंग के रेगुलेशन से आईएक्स की लिक्विडिटी में कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगातार पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं और जहां पहले से लिक्विडिटी ज़्यादा हो वहां पर नए और जो बिग पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो वहां पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल एनएससी और बीएससी है। आज भी एनएससी में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है कहीं ज़्यादा है, जबकि हम दोनों में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादा भरोसा एनएससी पे है। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एनएससी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ वॉल्यूम मिलता है। जब हम आईएक्स में डिटेल्स में नज़र डालते हैं तो मुझे लगता है कि आईएक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है।
और पीटीसी इंडिया में स्विंग ट्रेडिंग की। ऐसा क्यों, इसे हम पहले बिजनेस एनालिसिस से समझेंगे और उसके बाद फिर फाइनेंशियल एनालिसिस समझेंगे। तो अब हम आईएक्स और पीटीसी इंडिया की बिजनेस एनालिसिस करते हैं। आईएक्स पावर ट्रेडिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और सर्टिफिकेट्स का फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी हो सके। एक्सचेंज के रोबस्ट मैकेनिज्म की वजह से कम्पिटिटिव प्राइस डिस्कवरी होती है, जो होल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आईएक्स के 4500 से ज़्यादा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं। वही पीटीसी इंडिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच इंटरमीडियरी का काम करती है, जैसे एनटीपीसी से पावर प्रोक्योर करके उत्तर प्रदेश डिस्कॉम को सेल करना। अब हम दोनों के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आईएक्स में बेसिकली स्पॉट ट्रेडिंग होती है और इसके मार्केट डिजाइन को ड्यूअल सेटलमेंट मार्केट डिजाइन कहते हैं। ये बेसिकली 3 तरह की होती है। पहला होता है डे अहेड मार्केट। इसमें वॉलीटिलिटी को हेज करने के लिए जनरेटर्स और लोड सर्विंग एंटिटी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को यूजुअली अगले दिन के लिए फिक्स करते हैं। इससे वॉलीटिलिटी थोड़ी सी कम होती है। और दूसरा होता है टर्म अहेड मार्केट। ये इक्विटी मार्केट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, जो मीडियम टर्म के लिए होता है। और तीसरा है रियल टाइम और स्पॉट टाइम मार्केट। ये स्टॉक मार्केट की इंट्राडे ट्रेडिंग जैसी होती है। यहाँ पर जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सडनली पावर की डिमांड होती है और उसे रिक्वायरमेंट होती है, उस केस में वो यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करती है। यहाँ पर सारे ट्रेड ऑक्शन मैकेनिज्म के तहत काम करती है, जिसे हम डबल साइडेड क्लोज ऑक्शन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के बिड प्राइस और क्लियरिंग प्राइस को कंसिडर करते हुए न्यू प्राइस डिस्कवरी होती है, जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है। इसके अलावा आईएक्स रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। वहीं दूसरी तरफ पीटीसी इंडिया कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग कराती है, जो लॉन्ग या मिड टर्म कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसके अलावा पीटीसी इंडिया पावर मैनेजमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए कंसल्टेशन फी भी लेती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि आईएक्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कराती है, जो बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आसानी से एक्सेस देती है। इसके रेवेन्यू लगातार आते रहती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो पीटीसी इंडिया के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है, जिसे हम फाइनेंशियल एनालिसिस में और डिटेल्स में समझेंगे। पीटीसी इंडिया जिसका बिजनेस डिफरेंट है, इसे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए हमें फाइनेंशियल एनालिसिस करनी होगी। तो अब हम स्किनर डॉट इन में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर पीटीसी इंडिया की बात करते हैं। तो पीटीसी इंडिया को मैंने यहाँ पे स्किनर डॉट इन में खोला है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहला पैरामीटर फाइनेंशियल मैट्रिक्स की, वो है मार्केट कैप। ये 5000 करोड़ की है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसके स्टॉक भी काफ़ी कम है, 10.6। लेकिन हम इसे समझेंगे कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसे हम लोग बैलेंस शीट से समझेंगे। और उसके बाद आती है इसमें डेप्थ। तो डेप्थ इसमें अच्छा खासा है और ये पहले से कम हुई है। और पहले डेप्थ क्यों था और अचानक से डेप्थ कम क्यों हुई, इसे भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैट्रिक्स से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेन्युइनली है या नहीं। हाँ, एक चीज़ इसमें अच्छी लग रही है, वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। यहाँ पे जो शेयर प्राइस की जो वैल्यू है, उससे बुक वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं, इसे भी हम लोग बाद में समझेंगे। तो अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही है और अभी हाईएस्ट एवर इसके सेल्स है। और जब इसके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कम है। तो ये कम क्यों है, इसे भी हम समझेंगे। तो इसके लिए हम इसके बैलेंस शीट में जाएंगे। तो बैलेंस शीट को हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि इससे इसके ट्रू कैरेक्टर पता चलेगा कि ये कंपनी क्या कर रही है और फ्यूचर में इसका क्या प्लान है। तो अब हम इसके एनुअल प्रॉफिट पे आते हैं। तो एनुअल प्रॉफिट पे यहाँ पे जो सेल्स है वो अप एंड डाउन हुई है। जहाँ मार्च 2020 में 18,000 करोड़ थी, 21 में 18,000 करोड़ थी, और 2022 में 16,800 करोड़ थी। तो अभी भी उतना ही के आसपास में। और जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी अभी कम हुई है। और जो प्रॉफिट है यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। तो यहाँ पे सेल्स हाईएस्ट एवर नहीं होना और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर होना, और साथ में यहाँ पर अदर इनकम में भी एबनॉर्मल चेंजेस होना, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन इसका फ्यूचर पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कंपनी अभी काफ़ी चेंजेस की है खुद में, और उसे भी हम बैलेंस शीट में समझेंगे। तो बिना देर के हम लोग इसके बैलेंस शीट में आते हैं। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल लगभग बराबर है। तो कंपनी ने कभी भी बोनस नहीं दिया, कभी भी इसने ईसॉप हुआ और अलग अलग प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इसने कभी भी कैपिटल जनरेट नहीं किया है। तो अब हम इसके रिजर्व्स में आते हैं। तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जहां मार्च 2013 में इसके 2300 करोड़ थी, जो जस्ट अभी डबल से थोड़ी ज़्यादा 5,000 करोड़। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है इसके बोरोइंग जहाँ पे लगातार यहाँ पे बढ़ रहे थे, और बढ़ते बढ़ते लगभग 2018 में 12,000 करोड़ थी, जो अभी घट के
सिर्फ 3600 करोड़ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, फिर भी इसकी बोरोइंग कम हुई? उसके अलावा जब हम इसके फिक्स एसेट में देखते हैं, जो फिक्स एसेट यहाँ पे मार्च 2023 में 1600 करोड़ थी, जो घट के यहाँ पे 43 करोड़ हो गई। यहीं पर कैच है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। तो हम इसके पार्ट्स में आते हैं तो देखते हैं कि जो प्लांट मशीनरी है वो अचानक से घट गई। वो घटी क्यों? क्योंकि जो पीटीसी इंडिया है वो पहले पावर जनरेट करती थी और ये खुद के पावर जनरेट करती थी, लेकिन अब क्या है कि ये अपना जो पावर जनरेशन मशीन है वो उसे इसने ओएनजीसी को दे दिया है। और ओएनजीसी को देने के बाद सिर्फ और ये अभी पावर ट्रेडिंग में काम कर रही है। और ये पावर ट्रेडिंग बिल्कुल अलग करती है, आईएक्स के जैसा नहीं करती है। ये क्या है, पहले एनटीपीसी से या ओएनजीसी से पावर प्रोक्योर करेगी और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट देगी डिस्कॉम कंपनी, जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, म्यूनसिपालिटी, जो लगातार इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं। तो उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, और उसी से प्रोक्योर करती है। और ये उन सारे कंपनी को कस्टमाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराती है कि किस तरह से पावर का यूज किया जा सकता है और किस तरह से पावर की ट्रेडिंग की जा सकती है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू कमाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ये यहाँ पर आईएक्स की कंपिटिटर है, जबकि इसके पीयर्स में यहाँ पे आईएक्स कहीं भी नहीं है। इसे यूनिक बिजनेस दिखाया गया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये आईएक्स की कंपिटिटर है। तो बैलेंस शीट से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी जो पावर जनरेट करती थे, अब वहाँ से सीधे ये पावर को ट्रेड कर रही है। तो जब पावर जनरेट करती थी तब इसकी जो ये डेप्थ थी वो ज़्यादा थी, लेकिन पावर जब ये ट्रेड करेगी तो इसकी डेप्थ कम होनी चाहिए, तो उसे यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रही है। तो जब हम इसके फिर से ये फिनेंशियल मैट्रिक्स देखते हैं तो जो स्टॉक का पी 10.6 है, ये नॉर्मल है क्योंकि पावर जनरेटिंग कंपनी की पी लगभग ऐसे ही होती है और डेप्थ अभी और भी कम होना चाहिए, लेकिन ये कितनी कम होगी वो तो फ्यूचर में दिखेगा। लेकिन हाँ, कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही है, तो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है। और इसी वजह से इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें पता नहीं है कि ये कंपनी सस्टेन कर पाएगी या नहीं और अच्छे से कर पाएगी या नहीं, क्योंकि बहुत पहले से आईएक्स बड़ा प्लेयर है और उसे उसके मैनेजमेंट काफ़ी अग्रेसिव है और उन्हें पता है कि जो इतने कॉम्प्लेक्स ये मार्केट डिजाइन है उसे कैसे किया जाए। आईएक्स अभी गैस ट्रेडिंग के लिए भी काम कर रही है और साथ में कोल ट्रेडिंग में भी काम कर रही है। तो उसके पास एक एज है कि वो कैसे मार्केट को डिजाइन करती है, क्योंकि उसके पास पहले से लंबा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि जो पीटीसी इंडिया है इसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसने कई साल पहले का ब्रेकआउट दिया है, लगभग लगभग 15 साल 16 साल पहले का ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्शन हुई है ये बेसिकली मुझे ज़्यादा डरावनी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे एफआईआई लगातार सेल कर रहे थे और जो मार्केट कपलिंग की न्यूज़ आई उसमें भी थोड़ी मोड़ी इसकी इम्पैक्ट हुई है। तो मुझे लगता है यहाँ से ये फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर ये अपनी पोजीशन बना सकती है। तो मुझे लगता है कि जो करंट मार्केट प्राइस है वहाँ से ये जो ये पोजीशन है, इसका टॉप का जो क्लोजिंग प्राइस है ग्रीन कैंडल का, वहाँ तक ये जा सकती है। तो मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि पीटीसी इंडिया कैसी है, तो मैं बता दूँ साफ साफ कि ये प्रोमिसिंग है, लेकिन मुझे आगे का बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा है कि कैसी होगी। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अब बात आती है आईएक्स का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये सबसे पहली कंपनी और मोनोपोली कंपनी है। तो हम इसका एक नज़र फाइनेंशियल मैट्रिक्स में डालते हैं। तो मार्केट कैप इसका 15,700 करोड़ है, जो कि इसे स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच के कैटेगरी में डालता है। ना तो ये स्मॉल कैप है ना ही ये मिड कैप है। और जहाँ तक इसके स्टॉक पी की बात करें तो 40.9 है। तो ये 40.9 ये डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरओसी और आरओई जो है वो काफ़ी अच्छा है। आरओसी के 50% होना, आरओई का 37% होना, ये बताता है ये कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। वही हम पीटीसी इंडिया में देखें तो यहाँ पे जो आरओई है वो 10 है, आरओई एंड आरओसी दोनों 10 है। तो यहाँ पर जो उसकी ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और जब ग्रोथ कम हो तो स्टॉक की पी भी ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर स्टॉक की पी 10.6 होना ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और यहाँ पर आईएक्स का पी 40.9 ये बुरा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है। तो अब हम इसके मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट में आते हैं, वो है डेप्थ। डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है, और जब डेप्थ अच्छा नहीं, डेप्थ बिल्कुल नहीं तो ये काफ़ी अच्छी है। वैसे भी ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसमें कोई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है नहीं, तो इसमें डेप्थ नहीं होगी। हालांकि हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आर ओ आर ओ सी नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आई एक्स के पॉइंट में ये कहना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है इसमें। तो इसमें जो आर ओ सी और आर ओ ई हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है। और ग्रोथ की वजह ये है कि इसकी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जितने भी नए नए पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगातार आई एक्स के थ्रू ही पावर ट्रेड कर रहे हैं। और कंपनी अभी खुद को नए नए इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व भी कर रही है, जैसे कि इंडियन गैस ट्रेडिंग और इंडियन कोल ट्रेडिंग। अगर वो दोनों भी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी कई टाइम बढ़ सकते हैं। और अगर इसे आप होल्ड करते हैं 4-5 साल, तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 3 to 5x रिटर्न आ सकती है। तो अब हम इसके
क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम क्लियरली देख रहे हैं कि सेल्स लगातार बढ़ रही है और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो तो आउटस्टैंडिंग है और नेट प्रॉफिट भी है वो भी हाईएस्ट एवर है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छी है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी एनुअल रिजल्ट्स जो है वो भी हाईएस्ट एवर है, सेल्स भी हाईएस्ट एवर है, आपका नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी सुपर्ब है। रिजर्व्स मल्टीपल टाइम ग्रो हुई है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में। रिजर्व जो है 140 से 920 करोड़ हो गई है। बोरोइंग नेग्लिजिबल है। फिक्स एसेट भी लगभग सही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक से माल को यहाँ पे हटाया जा रहा है। तो जो पब्लिक के पास यहाँ पे जो था पिछले क्वार्टर में वो यहाँ पे लगभग लगभग 43% है और जो अभी यहाँ से घट के हो गया है 40%। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो शेयर है वो धीरे धीरे वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड की तरफ शिफ्ट कर रही है। वही पीटीसी इंडिया की बात करें तो पीटीसी इंडिया में यहाँ पर कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी पब्लिक से यहाँ पर FII DII की तरफ स्विच हुई है। तो यहाँ पर भी ये अट्रैक्शन तो है, लेकिन जो केस IX में है वो मुझे पीटीसी इंडिया में नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि IX के केस में सारा कुछ अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की वजह से इसके शेयर्स यहाँ पर स्लम्प किए हैं। लेकिन जो ये न्यूज़ है वो टेम्प्रोरी है। अगर 2027 तक बोला जा रहा है कि IX के जो कस्टमर 95% से 80% में आ जाएगी, तब भी मुझे लगता है कि वॉल्यूम वाइज इसमें क्वांटम जंप आएगा और इससे IX को भी प्रॉफिट होगा और HPX को भी प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट कपलिंग के आने से IX बर्बाद हो जाएगी। इसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और लगातार ये ग्रो करने की ओर देख रहा है। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि हर दिन लेके आएगी, धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो जाएगी तो रेगुलेशंस भी कम आएंगे। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि रेगुलेशंस IX के फेवर में ना हो, ऐसा ना हो, नहीं हो सकता है। कई बार ये IX के फेवर में भी होगी। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसी डर की बात नहीं लग रही है और मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल है। एक नज़र हम इसके IX के शेयर में देखते हैं। ये काफ़ी पहले की मेरी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की प्लानिंग थी जो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और इसका टारगेट प्राइस अगर मैं दूं तो ये है, अगर इसे मैं 1 डे कैंडल स्टिक पे ड्रॉ करूं तो मुझे लगता है कि ये 247 247 का इसमें आप एग्जिट प्राइस रख के इसमें आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 35%, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर IX को आप लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसमें मेरी कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि पीटीसी इंडिया और IX में बेटर कौन है, क्या पीटीसी में इंटर करना चाहिए या IX से निकल जाना चाहिए या IX में बाई करनी चाहिए। तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वीडियो बनाया हूँ। तो मुझे लगता है कि जो IX है, IX में आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट रूल है, ये आएगी जाएगी, लेकिन जो फंडामेंटल है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो पीटीसी इंडिया और IX में मेरी कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाई करते हैं, प्रॉफिट होती है तो भी आपकी होगी, लॉस होगी तो भी आपकी होगी। थैंक यू।